Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, today we start now chapter 7 Social and Political Life remaining part. चैप्टर 7 के फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ जिसमें हमने व्हाट डज इट मीन्स टू सोशली मार्जिनलाइज्ड व्हाट मीन्स मार्जिनलाइजेशन एंड जो स्टोरी थी दादू एंड टू चिल्ड्रंस की उसके बारे में हमने रीड किया कि कैसे उड़ीसा स्टेट के गांव से लोगों को आयरन ओर के कारण वहां से उनको हटाया गया था, वहां से निकाल दिया गया था। हु आर आदिवासीज, आदिवासीज के बारे में हमने समझा एंड आदिवासी एंड स्टीरियो टाइपिंग। टुडे वी स्टार्ट नाउ रिमेनिंग पार्ट आदिवासी एंड स्टीरियो टाइप। वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग्स यानी कि उनकी जो पुरानी सोच है या उनकी छवियां हैं वो कैसी हैं। इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वेज। हम जो आदिवासियों की एक छवि है वो मूवीज के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा हम उनके एक ही टाइप की छवि को देख पा रहे हैं। थस ड्यूरिंग स्कूल फंक्शन, जैसे स्कूल के फंक्शन में हम आदिवासियों के सॉन्ग्स वगैरह दिखाते हैं। अदर ऑफिशियल इवेंट्स, जो दूसरी इवेंट्स होती हैं उनके अंदर भी, एंड इन ए बुक एंड ए मूवी, जो हम उनके बारे में दिखाया जाता है हम उनके बारे में ऐसे ही अपनी थिंकिंग बना लेते हैं। तो हमने आदिवासियों की जो छवि देखी है हम अपने दिमाग में उसी प्रकार की अब रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। आदिवासी आज इनवेरिएबली पोर्ट्रेट इन वेरी स्टीरियोटाइपिकल वेज। तो जो पोर्ट्रेट में दिखाए जाते हैं ये आदिवासी, उनके पिक्चरों में दिखाए जाते हैं वो स्टीरियोटाइपिकल वेज। उनके एक ही प्रकार से रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होती हैं, हेड गियर से सिर पे टोपियां होती हैं, थ्रो डेयर डांसिंग, वो डांस करते हुए दिखाए जाते हैं। बिसाइड दिस वी सीम टू नो ए वेरी लिटिल अबाउट रियलिटी ऑफ देयर लाइफ। इस कारण हम उनकी रियलिटी की जो लाइफ है, जिंदगी है, वास्तविक जो लाइफ है उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते हैं। हम उसी भाग को जान सकते हैं जो हमें दिखाया जाता है, जिसको हम मूवीज में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं। दिस ऑफन wrongly लीड टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्जोटिक, प्रिमिटिव्स एंड बैकवर्ड्स। यानी कि उसके द्वारा हमें जो पता चला है कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, जो मूवीज में हम देखते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं। प्रिमिटिव्स होते हैं, पुराने किस्म की थिंकिंग होती है, या बैकवर्ड होते हैं, पिछड़े होते हैं। ये उनके बारे में हमारे को बताया गया है। ऑफन आदिवासी आर ब्लेम फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट्स। हमेशा ब्लेम किया जाता है आदिवासियों को कि वो अपने एडवांसमेंट्स यानी कि अपने विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कभी कोशिश नहीं करते। उनके अंदर कमी है विकास न करने की। दे आर बिलीव्ड टू बी रेजिस्टेंस टू चेंज और न्यू आइडियाज। इसलिए विश्वास किया जाता है कि वो ये बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं, नए विचारों को अपने आप में बदलना नहीं चाहते हैं। वो जैसा उनका पुराना सिस्टम है ऐसे पुराने सिस्टम को वो बनाए रखना चाहते हैं। यू विल रिमेंबर दैट यू रीड इन क्लास 6। आपको याद होगा आपने 6 क्लास में रीड किया था, हाउ स्टीरियोटाइपिंग पार्टिकुलर कम्युनिटीज कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप्स। जैसे हमने 6 क्लास में रीड किया था कि कुछ जो मेनली कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, उनकी जो छवि है हमारे सामने दिखाई जाती है, उन छवि के चले जाने की वजह से, यानी कि उनकी छवि को गुम हो जाने की वजह से कुछ समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होता है, कुछ ग्रुप के साथ कई बार डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव किया जाता है। तो ये आदिवासियों की जो रूपरेखा था हमें दिखाई जाती है, मूवीज में बताया जाता है। मे भी हो सकता है कि हम उन्हें रियलिटी में हम उनके बारे में नहीं जान पाते हैं। नेक्स्ट है आदिवासी एंड डेवलपमेंट्स। किस प्रकार डेवलपमेंट में आदिवासियों की इंपॉर्टेंट रोल है। यू हैव ऑलरेडी रीड इन यूर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। आप हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रिशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल सिविलाइजेशन इन इंडिया। भारत के अंदर जितनी भी जो सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं हैं पुरानी, जो हमारे आवर पास्ट के अंदर जो एम्पायर्स हैं, साम्राज्य हैं, उनका डेवलपमेंट करने में किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉरेस्ट का, जंगलों का। जंगलों की वजह से ही कई हमारी जो एम्पायर्स हैं, सिविलाइजेशन है, वो अपना डेवलपमेंट कर पाए या ग्रोथ कर पाए थे। मेटल और लाइक आयरन यानी कि जो धातुओं की यहाँ पर ओर्स हैं, तो मेटल ओर्स में जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोयला है, डायमंड है, इनवैल्यूएबल्स टिम्बर्स है, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स है, एनिमल प्रोडक्ट, वैक्स, लैक्स,
and unease. Animal themselves elephants the mainstay of imperial armies. ये सब जो फॉरेस्ट से हमें मिलने वाली चीजें हैं, जैसे कि जो हमारे मेटल ओर्स हैं, लो एसिड की खाने हैं, आयरन वहाँ से मिलता है, कॉपर मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, कोयला हम जो जमीन के नीचे से निकालते हैं, डायमंड्स निकालते हैं, या जंगलों से हमें जो सामान मिलता है, इमारती लकड़ी मिलती है, मेडिसिनल हर्ब मिलती हैं, जो जड़ी बूटियां हमें मेडिकल के रूप में, दवाइयों के रूप में यूज करते हैं। एनिमल का जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं हमें। एनिमल खुद हमारे लिए एक यूजफुल थिंग है, जैसे एलिफेंट है जो पहले मैन स्टेफ इंपीरियल आर्मी, राजाओं की एक सेनाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। किसको? हाथी को, एलिफेंट को, हॉर्सेज को सेनाओं में प्रयोग किया जाता है। ऑल कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये सब चीजें कहाँ से आती थी? जंगलों से आती थी। इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंड्स हेवीली ऑन फॉरेस्ट। तो जो पहले लाइफ होती थी वो किस पर निश्चित रूप से डिपेंड होती थी? फॉरेस्ट पर होती थी। दैट हेल्प रिचार्ज मैनी ऑफ इंडिया रिवर्स। तो जो भारत में बहने वाली बहुत सी नदियां हैं वो डिपेंड करती थी हमारे फॉरेस्ट पर। एंड एज इज बिकमिंग क्लियर नाउ, और ये आज जो हमारी आसपास है इनको साफ किया जा रहा है। तो क्रिशियल टू द अवेलेबिलिटीज एंड इनकी जो होने की इम्पोर्टेंस थी, जंगलों की होने की इम्पोर्टेंस है आने वाले क्वालिटी ऑफ आवर एयर एंड वाटर। जो जंगलों के होने के कारण हमारी एयर की क्वालिटी थी, जो पानी की क्वालिटी थी, शुद्धता थी, वो हमें अब महसूस हो रही है, अब उसकी इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है। फॉरेस्ट कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जंगलों से हमारा जो ज्यादा पार्ट है, मेजर पार्ट है देश का, वो ढका हुआ था, कवर्ड था। टिल कब तक? 19th सेंचुरी। एंड आदिवासी हैड ए डीप नॉलेज ऑफ एक्सेस। और आदिवासी जो फॉरेस्ट में रहते थे वो बहुत ज्यादा नॉलेज रखते थे, एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज वास्ट ट्रैक्ट एटलीस्ट टिल द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। तो जो आदिवासी थे उनके पास जबरदस्त ज्ञान था। हम जो बड़े बड़े भूखंड हैं, कब तक उनके पास था? इन इलाकों में उनकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी, या इन इलाकों पर उनका कंट्रोल था। कब तक? टिल द मिडल 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मध्य तक उनकी इम्पोर्टेंस थी, उनका कंट्रोल था, फॉरेस्ट का जो एरिया था उन पर। दिस मीन दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट। वो किसी बड़े स्टेट पर रूल नहीं करते थे, शासन नहीं करते थे, एन एम्पायर, न किसी साम्राज्य पर। इंस्टेड ओपन एम्पायर हैवीली डिपेंडेंट ऑन आदिवासी फॉर द क्रिशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो आदिवासी थे वो बड़ी बड़ी रियासतें या साम्राज्यों पर कंट्रोल नहीं था उनका, बल्कि उनका कंट्रोल जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर था। और जो राजा महाराजा थे, जो रजवाड़े थे, जो रियासतें थी, वो डेवलपमेंट उनकी डिपेंड करती थी इन आदिवासी लोगों पर। क्यों? ये आदिवासी थे, ये इनका फॉरेस्ट पर कंट्रोल था, और फॉरेस्ट का जो भी प्रोडक्शन होता था ये राजाओं तक आदिवासियों द्वारा पहुंचाया जाता था। दिस इज रेडिकली कंट्रेरी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासी टुडे एज ए समवट मार्जिनल एंड द पावरलेस कम्युनिटीज। आज हम आदिवासियों की जो छवि के बारे में देखते हैं वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज उन्हें मार्जिनलाइज किया गया है, आदिवासियों को पावरलेस कम्युनिटी बना दिया गया कि उनके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि जो फॉरेस्ट थे उनको रिजर्व कर दिया गया है, फॉरेस्ट में उनको जाने की, एंट्री करने की परमिशन ही नहीं है। इसलिए क्या हो गई वे कम्युनिटीज पावरलेस कम्युनिटीज। कौन सी कम्युनिटीज? आदिवासियों की। इन द प्री कॉलोनियल वर्ड्स, जो ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश टाइम पीरियड था, देवर ट्रेडिशनली रेंज्ड अंडर गैदरर एंड नोमैड्स and lived by shifting agricultures and also cultivating it one place। तो अंग्रेजों के टाइम से पहले, रूल से पहले, जो आदिवासी कम्युनिटी थी वो क्या करते थे? हंटर करते थे, शिकार करते थे, गैदर करते थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को। नोमैड्स जो समुदाय हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को करते थे और अपने मनी को अर्निंग करते थे। एंड आल्सो कल्टीवेशन, और कई बार तो एक जगह पर रहकर खेती करते थे। ऑल दो दीज रिमेन्स फॉर द पास्ट 200 ईयर्स। तो ये पिछले 200 ईयर्स में जो परंपराएं उनकी वो बदल चुकी थी, कायम थी, लेकिन अंग्रेजों के शासन के बाद या ये सब उनकी जो लाइफस्टाइल था उसमें बदलाव आ चुके थे। उससे पहले उनकी जो लाइफस्टाइल था वो सेम था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं था। वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे, अर्निंग करते थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट से। और
लगभग 200 ईयर्स पहले तक उनके जो बदलाव थे वो नहीं आए थे। लेकिन जो रूल्स बनाए गए थे फॉरेस्ट के लिए, उसके बाद उनकी लाइफ में जो चेंजेज आए थे उनके बारे में देखते हैं। थ्रो इकोनॉमिक चेंजेज, कौन कौन से चेंजेस थे? इकोनॉमिक्स, आर्थिक जो बदलाव थे। फॉरेस्ट पॉलिसीज, जंगलों के लिए जो नीतियां बनाई गई थी। पॉलिटिक फोर्स अप्लाइड, जो राजनीतिक दबाव उनके ऊपर बनाया गया था। बाय द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडस्ट्रीज, राज्यों के द्वारा या दूसरी प्राइवेट जो इंडस्ट्री थी उनके द्वारा आदिवासियों पर प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया। क्या करने के लिए? टू माइग्रेट टू लाइफ एज वर्कर इन प्लांटेशन, यानी उन्होंने कहा कि आप फॉरेस्ट को छोड़कर चले जाएं, माइग्रेट हो जाए, कहीं जगह पर दूसरी जगह चले जाएं, और एज ए वर्कर उनको काम करना पड़ा। कहीं कहाँ पर? प्लांटेशन, बागानों में, गार्डन्स में। कंस्ट्रक्शन साइट से, जो जहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाती है वहां पर वर्कर का काम किया। इन इंडस्ट्रीज, कारखानों में काम करना पड़ा। डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करना पड़ा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री में यह पहला समय था, दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज, कि उनका अब जो फॉरेस्ट एरिया है उन पर कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही उनका कोई वहां पर पावर है या फोर्स है। तो इस प्रकार जो चेंजेस आए थे वो 200 ईयर से बाद में हमें उनके बदलावों का पता चला है। 200 ईयर्स के बिटवीन में जो बदलाव आए हैं। तो यहाँ देखेंगे कि प्रेजेंट वो व्हाट मेटल आर इम्पोर्टेंट इन प्रेजेंट डे इंडिया, आज के टाइम में कौन सी इंपॉर्टेंस है, जो मेटल है सबसे ज्यादा। आर देयर आदिवासी पॉपुलेशन देयर, जहाँ पर आदिवासियों की आबादी है। लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स दैट यू यूज एट होम कम फ्रॉम द फॉरेस्ट, कोई ऐसी 5 चीजों के बारे में पता लगाएं कि जिसका आप घर में प्रयोग करते हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है, जंगलों से मिलती है। वाई होम व्हाट द फॉलोइंग डिमांड्स बीइंग मेड ए फॉरेस्ट लैंड्स, वन भूमि पर निम्नलिखित मांगे किन लोगों के द्वारा, डिमांड है जो जमीन है फॉरेस्ट की लैंड है उस पर किन लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही है। टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर हाउस एंड रेलवे, जो मकान और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। फॉरेस्ट लैंड फॉर माइनिंग, जो खनन के लिए फॉरेस्ट की जमीन का यूज किया जा रहा है। रिजर्व बाय गवर्नमेंट एज वाइल्ड लाइफ पार्क, जो गवर्नमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ पार्क बनाए गए हैं फॉरेस्ट को रिजर्व करके। इन व्हाट वेज वुड दिस अफेक्ट ट्राइबल पीपल, इन सभी के जो तरीके अपनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इन सब तरीकों का जो ट्राइबल्स पीपल हैं, जनजातीय समुदाय हैं, उनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ हम देखते हैं फ्रॉम द 1830 ऑनवर्ड, 1830 के बाद आगे की जो क्या स्टोरी है। आदिवासी फ्रॉम झारखंड, जो झारखंड में रहने वाले। एडजॉइनिंग एरिया मूव्ड इन ए वेरी लार्ज नंबर टू वेरियस प्लांटेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड, म्यूटियस, द कैरिबियंस एंड द इवन ऑस्ट्रेलिया। तो ये 1830 के डिकेड्स के बाद बाहर की बहुत बड़ी संख्या के बाहर थे, और दूसरे इलाकों में जैसे मॉरिशस, कैरिबियाई एंड ऑस्ट्रेलिया तक यहाँ से जो आदिवासी ग्रुप थे वो जा रहे थे। इंडिया टी इंडस्ट्रीज, भारत के जो चाय के इंडस्ट्री थी, बिकेम पॉसिबल विद देयर लेबर इन असम, तो जो उनके मेहनत के आधार पर ही ये जो टी इंडस्ट्री थी वो लगाई गई थी असम के अंदर। टुडे देयर आर 70 लाख आदिवासी इन असम अलोन, तो अकेले असम के अंदर अब जो आदिवासियों की जनसंख्या वो कितनी है? 70 लाख आदिवासियों की संख्या ओनली असम के अंदर। द स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, जो माइग्रेशन की स्टोरी है ये बहुत ही डिफिकल्टीज का, टॉर्चर का, हार्ट ब्रेक का एंड डेथ से। इस माइग्रेशन के कारण बहुत सारे लोगों को कठिन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कई लोगों की तो मौत तक हो गई थी, कई लोगों का जो काम करने का जो मेन रिसोर्सेज थे वो उनसे छीन लिए गए थे। तो वो टाइम पीरियड बहुत ही डिफिकल्ट था। फॉर एग्जाम्पल इन द 19th सेंचुरी अलोन 5 लाख आदिवासी हैज फ्रेज्ड इन द दीज माइग्रेशन, जो 5 लाख आदिवासी हैं वो इस माइग्रेशन के कारण मौत के मुंह में आ चुके थे। शो एक नीचे सॉन्ग दिया गया है, कैप्चर द होप ऑफ द माइग्रेंट्स एंड द रियलिटी दे फेस्ड इन असम। असम के लोगों के सामने जो रियलिटी थी, उनकी वास्तविक जो हालत थी वो एक गीत के द्वारा यहाँ दिखाई गई है। कौन सा गीत है बेटा? ये कम मिनी लेट्स गो टू असम, आओ मिनी असम चलें। तो एक सॉन्ग बना रखा है। आवर कंट्री हैज सो मच सफरिंग, हमारे देश में बहुत ही डिफिकल्टीज हैं। द कंट्री ऑफ असम, ओहो मिनी, जो असम है, हैज टी गार्डन फुल ऑफ ग्रीनी, वहाँ के जो टी गार्डन हैं। द सरदार से वर्क्स, जो सरदार काम करने के लिए कहता है बाबू से, कैश एंड ब्रिंग देम इन द, साहब से आई विल टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक, हे जादूराम यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू असम। तो ये एक सॉन्ग बनाया गया है
कवि के द्वारा। तो इसमें बताया गया है कि बाबू कहता है पकड़ो इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, ये जादूराम तुम्हें हमें असम भेजकर बड़ा छल किया। तो ये लोगों ने अपनी जो डिफिकल्टीज थी वहां जाकर फॉरेस्ट से यहाँ इनको निकाल दिया गया था, तो किस प्रकार उन्होंने डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा ये एक सॉन्ग के द्वारा यहाँ बताया गया है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में क्या बताया गया है, दिस इज ए फोटो ऑफ न्यामगिरी हिल्स। यहाँ एक न्यामगिरी हिल्स है, वहां क्या फोटो दिखाया गया है। दिस एरिया इज इनहेबिटेड बाय द डोंगरिया कोन्स एंड आदिवासी कम्युनिटीज। ये यहाँ के एरिया में जो आदिवासी समुदाय था, डोंगरिया कोन नामक आदिवासी कम्युनिटी यहाँ रहती थी। न्यामगिरी इज द सेक्रेड माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटीज। जो न्यामगिरी है इस समुदाय का एक पवित्र पर्वत है। ए मेजर एल्यूमिनियम कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप ए माइन एंड ए रिफाइनरी हेयर विच विल डिस्प्लेस द आदिवासी कम्युनिटीज। यहाँ पर एक रिफाइनरी लगाना चाहते थे या एल्यूमिनियम की कंपनी लगाना चाहते थे। will displace this Adivasi communities. They have strongly resisted this proposed development, have been joined by environment as well. A case against the company is also pending in the Supreme Court. तो लोगों ने इस कंपनी के खिलाफ वहाँ केस दायर कर दिया और वो केस अब तक भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया हुआ है। अभी वो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर की। वहाँ के जो आदिवासी लोग थे वहाँ से उनको माइग्रेट करने के लिए उन पर प्रेशर डाला, तो वहाँ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कर दिया जो अब तक मुकदमा चल रहा है। फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर्स एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। जो इमारती लकड़ी है जो कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है, और जंगलों को काटकर वहाँ एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए जमीन को तैयार किया जाता है। आदिवासीज हैव आल्सो लिव्ड इन एरिया। आदिवासी अभी भी यहाँ रह रहे हैं एरिया में दैट आर रिच इन मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। यह जमीन जो दूसरे मिनरल से और नेचुरल रिसोर्सेज से भरी हुई है। दीज आर टेकन ओवर फ्रॉम माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो आदिवासियों के जो ये इलाके हैं, ये एरिया है खनिज पदार्थों से और जो नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से भरमार है यहाँ पर, इसलिए यहाँ की जो लैंड्स है उसको माइनिंग करने के लिए और इंडस्ट्रियल परियोजनाओं के लिए बार बार उनसे छीना गया था। पावरफुल फोर्सेस हैव ऑफन टू टेक ट्राइबल लैंड्स। पावरफुल फोर्सेज हैव, जबरदस्ती उनसे उनकी जमीनों को छीना गया था। कुछ ओफन कोलिडेड टू टेक ओवर ट्राइबल लैंड्स, यानी कि उन जनजातियों की जमीनों को जबरदस्ती उनसे छीना गया। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादा समय, द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली एंड प्रोसीजर आर नॉट फॉलोड, यानी कि जो जबरदस्ती उनकी जमीनों को छीना जा रहा है और उनके जो रूल्स वगैरह थे, प्रोसीजर था, उसको फॉलो नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर मोर देन 50% ऑफ पर्सन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स आर ट्राइबल्स। जो 50% से ज़्यादा लोगों को, आदिवासी लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के कारण, माइनिंग प्रोजेक्ट्स के कारण वहाँ से हटा दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। अनदर रिसेंट सर्वे रिपोर्ट बाय ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक दूसरी सर्वे रिपोर्ट में क्या बताया गया था, वर्किंग अमंग आदिवासी शोज दैट 79% पर्सन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ये जो एरिया है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड से, यहाँ से 79% लोगों को डिस्प्लेस्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, दूसरे स्थान पर भेज दिया गया है। ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ देयर लैंड्स हैज आल्सो गॉन अंडर द वाटर ऑफ 100 ऑफ डैम दैट हैव बीन बिल्ट इन इंडिपेंडेंस इंडिया। अब बहुत सारी जो जमीन है देश भर में, बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, डैम बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, डैम बनाए गए हैं। तो उस डैम के कारण ह्यूज ट्रैक देयर लैंड्स हैज आल्सो गॉन अंडर द वाटर ऑफ 100 डैम्स, यानी कि सैकड़ों से ज़्यादा डैम बनाए गए हैं और डैम जहाँ बनाए गए हैं वहाँ से भी आदिवासी लोगों को हटाया गया है, माइग्रेशन किया गया है। तो इस प्रकार इन द नॉर्थ ईस्ट, in the northeast their land remain highly
मिलिट्राइज्ड, यानी कि ईस्ट भारत में उनकी जो जमीन है वो मिलिट्री की जो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं उनके कारण वहाँ पर मिलिट्री यानी कि दो देशों के बीच में जो सेनाओं के बीच में टकराव होता है वो ऐसे एरिया वहाँ पर जो लोगों को दूसरी जगह माइग्रेट किया गया था। इंडिया हैज़ 104 नेशनल पार्क कवरिंग 40,501 स्क्वायर किलोमीटर। 104 नेशनल पार्क भारत के अंदर बनाए गए हैं जिसके अंदर 40,501 स्क्वायर जमीन को रिजर्व किया गया है। 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवरिंग 543 वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। कितनी स्क्वायर जमीन पर? 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर जगह में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। दीज आर एरिया वेयर ट्राइबल ओरिजिनली लिव्ड बट वर एविक्टेड फ्रॉम, यानी कि ये जो आदिवासी वहाँ काफी लंबे समय से रह रहे थे अब वहां से उनको हटा दिया गया है, एविकेटेड कर दिया गया है। व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन दीज फॉरेस्ट दे आर ट्रेम्ड इनक्रोचर्स, तो इस प्रकार इन जंगलों से रहने की कोशिश करते हैं उनको इनक्रोचर्स या घुसपैठिया के नाम से भी जाना जाता है, घुसपैठिया नाम दिया जाता है। लॉजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू बी फॉरेस्ट मीन्स that tribal lose their main sources of livelihoods and food, having gradually lost access to their traditional homeland. Many Adivasis have migrated to cities in search of work, where they are employed for very low wages in local industries or at building or a construction sites. Losing their lands, यानी कि वो अपनी जमीन को खो चुके हैं। एक्सेस टू फॉरेस्ट मीन्स दैट अपनी जमीन को खोने के बाद और फॉरेस्ट से बिछड़ने के बाद यानी कि जंगलों से निकलने के बाद उनकी जो अर्निंग थी, जो पैसा कमाने के सोर्सेज थे या जो खाने के रिसोर्सेज थे वो उनसे छीन लिए गए थे। लिवलीहुड और फूड के जो रिसोर्सेज थे वो उनसे छीन लिए गए थे। हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस, वो अपने जो पुराने से ट्रेडिशनल होमलैंड थे, जो पुराने समय से वो रह रहे थे, वो जगह भी उनसे छीन ली गई थी। मैनी आदिवासी वर माइग्रेटेड, बहुत सारे आदिवासियों को माइग्रेट किया गया। तो वो इन सर्च ओवर, काम की खोज में कहाँ गए? एम्प्लॉयड वेरी लो वेजेस, उनको बहुत कम थोड़े पैसों के लिए काम करना पड़ता था। लोकल इंडस्ट्रीज में, स्थानीय जो कारखाने थे वहां पर। एंड बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट्स, यानी कि जहाँ बिल्डिंग बनाई जा रही थी या दूसरी जो उद्योग बनाए जा रहे थे वहां जाकर कम कीमत पर काम करना पड़ रहा था। दे थस गेट कोट, इस प्रकार इन ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशंस, उनकी जो गरीबी का चक्कर था, उनके जो गरीबी का चक्कर था उनको, और जो लाचारी थी, लाचार होते जा रहे थे, डिप्राइवेशन में वो गरीबी में जकड़े जा रहे थे क्योंकि उनको जो पहले फॉरेस्ट प्रोडक्शन थे वो उनसे उनको अच्छी अर्निंग हो जाती थी, लेकिन अब जो काम करना पड़ रहा है उनको इंडस्ट्री के अंदर, कारखानों में या फिर कहीं बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ उनको पे बहुत कम मिल रही है। 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरिया, 35% इन अर्बन एरियाज लाइव बिलो द पॉवर्टी लाइन। 45% कहाँ पर? ग्रामीण लोगों में, और जो 35% है वो कहाँ है? अर्बन एरियाज में। ये हमारी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। दिस लीड टू डिप्राइवेशन इन अदर एरियाज, तो इस प्रकार ये दूसरे एरियाज में भी कई इनके सामने लाचारी से भरे हुए हैं कि इनके सामने कोई काम के सोर्सेज नहीं है। मैनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर malnourished, यानी कि जो ट्राइबल्स जनजातीय आदिवासियों के बच्चे हैं उनको पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है, तो वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। लिटरेसी रेट अमंग ट्राइबल्स आर आल्सो वेरी लो, जो शिक्षा की दर है, साक्षरता दर है, वो आदिवासी लोगों के अंदर बहुत कम पाई जाती है। व्हेन आदिवासी आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स, जब आदिवासियों को अपनी जमीन से दूर किया गया, लूज मच मोर देन ए सोर्स ऑफ इनकम, इनके जो सोर्स ऑफ इनकम थे ये बहुत
छीन लिए गए थे इनसे। दे लॉस्ट देयर ट्रेडिशन एंड कस्टम, इनकी जो रीति रिवाज थे वो भी इनसे छीन लिए गए थे। वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग्स, वो जिस तरह से अपनी जीविका कमाते थे या जीवन में यापन करते थे वो सभी अधिकार इनसे छीन लिए गए थे। दे टूक आवर फार्मिंग लैंड्स, कुछ लोगों के पास जो अपनी खेती करने की जमीन थी। दे लेफ्ट सम हाउसेज, जो अपने घर थे वो उन्हें छोड़ दिए गए, वो घर इनके द्वारा छुड़वा दिए गए थे। तो इस प्रकार दे टूक द cremation grounds, temple, well and poles. How will we survive? Save Govind Maran, who was displaced due to a refinery project in Odisha. तो यहाँ पर ओडिशा का एक जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, रिफाइनरी प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, तो उसमें गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की जो जमीन थी वो छीन ली, हमारे सिर्फ थोड़े बहुत जो मकान थे वो दिए थे, उन्होंने शमशान भूमि, हमारे जो टेम्पल हैं, जो कुएं हैं, जो तालाब हैं, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया था। अब हम कैसे लाइफ जिएंगे? ये किसके द्वारा की गई थी? गोविंद मैरन के द्वारा, जब ओडिशा से उनको माइग्रेट किया गया था। एज यू रीड, देयर एक्सिस्ट एंड इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड सोशल डायमेंशन ऑफ ट्राइबल लाइफ. Distractions is one sphere naturally impacts the other. Often this process of dispositions and displacements can be painful and violent. तो इस प्रकार आप जैसे पढ़ चुके हैं, आदिवासियों की जो इकोनॉमिक और सोशल से लाइफ से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टनेस है, जो सोशल और इकोनॉमिक्स आयाम है वो जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो एक दायरे में होने वाला विनाश, एक जगह पर एक एरिया में होने वाला विनाश दूसरे एरिया को भी जो प्रभावित करता है। तो इस प्रकार संसाधनों से होने वाली छीना झपटी या माइग्रेशन की जो प्रोसेस थी वो एक दर्दनाक, पेनफुल और वायलेंट थी, हिंसक थी। यानी कि जब आदिवासी लोगों को उनके स्थानों से हटाया गया, उनके स्थानों को छीना गया, उनकी ज़मीन को छीना गया, तो यह उन लोगों के लिए पेनफुल और वायलेंट घटना थी। वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।